हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। और आज हम पढ़ेंगे खाद्य जनित रोगों के सामान्य कारण। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि फूड हाइजीन क्या है, यानी कि खाद्य सुरक्षा, खाद्य स्वच्छता क्या है और उससे क्या क्या तरीके अपना करके और हम बनाए रख सकते हैं। लेकिन उसमें हमने इतना डिटेल में उनके कारणों के बारे में नहीं देखा था। हमने सिर्फ ये देखा था कि हम क्या प्रिकॉशंस हैं जो रखने ज़रूरी हैं और जो नहीं रखने से हमें क्या क्या हो सकता है। तो अब हम इसमें डिटेल में देख सकते हैं कि कौन कौन सी जीवाणु या वायरस हैं जो कि इसके कारण हैं और वो किस तरह से हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। सर्वाधिक सामान्य जीवाणु जो कि खाद्य जनित रोगजनक हैं, जो खाद्य जनित रोग हैं उनके कारण हैं, वो है कंपाइलोबैक्टर जैजुनी, जो सेकेंडरी गुलियन बेरे सिंड्रोम और पेरिओडोंटाइटिस उत्पन्न कर सकती है। अब नाम से आपको लग रहा होगा कि ये कठिन सा नाम क्या है, लेकिन हम इसके बारे में डिटेल कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी है कि ये 2-3 खास ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। जैसे कि ये मैंने नाम लिया जो कंपाइलोबैक्टर जैजुनी, क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस और साल्मोनेला, विब्रियो वेल्फिनिकस और जीवाणु दंडाणु जो कि बैसिलस सीरियस के नाम से जाना जाता है। जब हम रिपोर्ट अपनी चेक करवाते हैं, फीकल रिपोर्ट, तो उसमें ये बैक्टीरिया है या वायरस है ये पता चल जाता है। तो कौन सी बैक्टीरिया है ये इसमें जो मैंने दिए हुए इनमें से ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। जैसे कि ये कैफेटेरिया रोगाणु कहलाता है, ज़्यादातर हम जो बाहर का खाना खाते हैं उससे उत्पन्न होता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि स्तवक गोलाणु ऑरियस यानी कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि गोलाणु। ये इनकी शेप के हिसाब से इनको नाम दिए हुए हैं, तो इतना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं उसके लिए, पर एक बेसिक जानकारी के लिए आपको ये सारों के नाम बता रहे हैं। और डिटेल में या इनको आपको याद करना हो, अच्छे से समझना हो, तो आप इसको वापस से पॉज करके देख सकते हैं। तो और भी हैं इसके अलावा, विब्रियो कॉलेरा है, विब्रियो पैरा है, हिमोलाइटिकस है या यर्सिनस इंटेरोकोलिटिका है। यानी नाम से ऐसा पता चल रहा है कि कोलाइटस उत्पन्न होता है कोलिटिका में, और पैरा हिमोलाइटिकस है, ये आपके ब्लीडिंग कर देता है, पेट के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है। विब्रियो कॉलेरा जो है हैजा उत्पन्न करता है। और साल्मोनेला एसपीपी ये ज़्यादातर अंडों से होता है और या फिर पशुओं से ज़्यादातर होता है, और फिर उनको अगर कुकिंग प्रॉपर नहीं की गई है तो उससे होता है, और इसकी वजह से आपको टाइफाइड हो सकता है और डायरिया वगैरह तो होता ही है साथ में। फिर ई कोलाई के नाम से हम जिसको जानते हैं, एंटेरो हेमरेजिक EHEC, ये भी पेट के अंदर ब्लीडिंग उत्पन्न करता है। और एशेरिशिया कोलाई ये भी इसी तरह से। ये सब हैं जो फीसिस से यानी कि मानव के जो मल है उसमें पलते और उससे ही फैलते हैं। इसी तरह से शिगेला एसपीपी। प्रत्यक्ष जीवाणु संक्रमण द्वारा उत्पन्न रोगों के अतिरिक्त कुछ खाद्य जनित बीमारियां हैं जो बहिर्जीव विष के कारण उत्पन्न होती है, यानी कि जो जीवाणु संवर्धन के दौरान उनकी कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित की जाते हैं। ये एक तरह के विष हैं, टॉक्सिन हैं, जो कि जब जीवाणु बढ़ते हैं तो अपने अंदर से उत्पन्न करते हैं। बहिर्जीव विष तब भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं जबकि उन्हें उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव मारे जा चुके हैं, क्योंकि विष तो बन चुका है और वो उस खाने के अंदर है। अब आपने उसको पका लिया तो जीव तो मारे गए लेकिन विष उसमें है, तो इसलिए खराब खाना गर्म करने के बाद भी नुकसान कर सकता है। इसके लक्षण 1 से 6 घंटे के बाद ही प्रकट होते हैं और ये कितना आपने ग्रहण किया उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। फिर ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है। ये निम्न अम्ल वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जो कि अनुचित ढंग से डिब्बा बंद कर दिया है और उसके अंदर थोड़ा ये वाला जो सी बोटुलिनम रह गया है, तो ये बहुत तेज़ विष पैदा करता है। लकवा हो सकता है इससे, और पक्षाघात भी कहते हैं जिसको। तो एकदम से उसका जो असर होगा वो बहुत ही ख़तरनाक होगा, इसमें डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही डिब्बा बंद चीज़ों के अंदर, जूसेस में, सूप्स में, या फिर कोई भी खाना जो कि पैक आता है पका हुआ, तो ठीक से पका नहीं है, ठीक से बंद नहीं किया है, फ्रीज़ नहीं किया, तो उसके अंदर उत्पन्न होता है। फिर है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रेंजेस और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस,
ये सब विष उत्पन्न करते हैं जिसकी वजह से बहुत तेज़ उल्टियाँ होती है और डिहाइड्रेशन होने की वजह से व्यक्ति फेटल भी हो सकता है, मरने की भी नौबत आ सकती है। इसी तरह से ये बैसिलस सीरसिस है। फिर इन बैक्टीरिया के अलावा कवक विषाक्तता भी होती है, जिनको माइकोटॉक्सिन कहते हैं। कवक यानी फंगस के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो आप देखते होंगे कि चीज़ों के ऊपर वाइट वाइट उत्पन्न हो जाए, रुई जैसा, वो फंगस रहता है। मूंगफली में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक एक फंगस पाया जाता है और उसमें आता है एफ्लोटॉक्सिन उत्पन्न होता है, और ये एस्परजिलस फ्लूफस से होता है या फिर एस्परजिलस पैरासिटिकस से होता है। ज़्यादातर ये अन्न के दानों, बिनौलों, पेड़ों की फलियों, मूंगफली, मक्का, चरी और दूसरे तिलहनों में पाए जाते हैं। ये सीधे जाकर के जो विष उत्पन्न करता है वो यकृत को अटैक करता है, और जिसकी वजह से नेक्रोसिस, सिरोसिस और कार्सिनोमा हो सकता है। नेक्रोसिस, सिरोसिस और कार्सिनोमा के बारे में आप अभी अपने दूसरे कोर्स में पढ़ेंगे, या फिर आपने थोड़ा फिजियोलॉजी में भी पढ़ा ही होगा। कुछ विष होते हैं जो चारा, रागी, गेहूँ और टमाटर में मौजूद हो सकते हैं, और शोधों से पता चला है कि ये आराम से, क्योंकि ये साथ साथ ही उगते हैं ज़्यादातर, हमारे गेहूँ, अनाज वगैरह, उनके बीच बीच में ही चारा भी उगता है। कभी कभी दूसरे जो ग्रेन्स है वो भी बीच बीच में उग सकते हैं। तो ये अनाजों के बीच बहुत आसानी से संदूषण उत्पन्न कर सकता है, कंटामिनेट कर सकता है। इसलिए उनका उत्पादन और भंडारण इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत ही गंभीर कार्य है और अच्छी तरह किया जाना चाहिए। फिर आते हैं विषाणु। कुछ विषाणु भी है जो कि भोजन के साथ में हमारे शरीर में आ सकते हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जैसे कि एंटेरोवायरस। हेपेटाइटिस ए उत्पन्न करता है ये, और ये अपनी लंबी उष्मायन अवधि के साथ साथ, यानी कि बहुत लंबा समय लेता है, आपको पता ही नहीं चलता कब वो आपके पेट के अंदर पल रहा है, कितने समय से। वो पेट में आंतों से आगे यकृत तक प्रसारित हो सकता है। प्रायः पीलिया या त्वचा का पीलापन उत्पन्न करता है, और कभी कभी हमेशा के लिए आपका यकृत खराब हो सकता है। मल संबंधी दूषण से हो सकता है, या ताज़े कटे मांस के सेवन से उत्पन्न हो सकता है, जैसे ठीक से पका नहीं है। जो वही पहले मैंने बात कही कि अगर ठीक से पका नहीं है, और ख़ासतौर से मीट और मीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर अगर फीकल मास उसके अंदर आ गया है, मल संबंधी दूषित हो गया है, तो ये उत्पन्न होते हैं, ये वायरस जो है फैल जाता है। तो ऐसे हेपेटाइटिस ई है, नोरोवायरस है, रोटोवायरस है, ये सारे ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। अन्य विष हैं जो कि स्वाभाविक रूप से विषाक्त होते हैं, जिनसे कई जीवाणु द्वारा बनते हैं, और कई सारे पौधे भी हो सकते हैं जो विषाक्त हैं और आपके खाने में मिल गए। ऐसे पशु भी होते हैं जिनके सेवन प्राकृतिक रूप से जहरीला हो सकता है। कुछ पशु होते हैं जो खाए जाने से उड़कर बच सकते हैं। हर एक में अपनी अपनी एक प्रकृति ने दे रखी है चीज़ की, जिससे कि वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो कुछ पशु ऐसे होते हैं जो कि अपनी प्रतिरक्षा के लिए टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं, और इसकी वजह से आप उनको खाएंगे तो जान जाने का खतरा हो सकता है। और पौधे जो होते हैं कभी कभी ही अपनी प्रतिरक्षा के लिए ऐसे विषों को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि जिनका स्वाद कड़वा या बुरा होता है, जैसे कि काली मिर्च होता है, कैप्साइसिन। उनके लिए ये विष है, लेकिन हम लोग उसको हमारे ऊपर इतना नुकसान नहीं होता। या लहसुन है, प्याज है, इसमें कड़वा सल्फर है। लेकिन जो पशु विष हैं वो जानवरों द्वारा बनाए नहीं जाते, बल्कि उन जहरीले पौधों को खाने पर जिनके प्रति पशु में प्रतिरक्षा क्षमता ना हो, तो वो अभिग्रहित किए जाते हैं। और भी है इसके अलावा, जैसे अल्कलॉइड हैं, या सिगुटेरा पॉइजनिंग है, या मधु का नशा है, या मशरूम है, कड़वे मशरूम आते हैं और वो जहरीले हो सकते हैं। फाइटोहेमोग्लूटिनिन है, और ये सब हमारे गुर्दों को विषाक्त करते हैं। पायरोलिजिडाइन एल्कलॉइड हैं। ये सारे अल्कलॉइड जो है बहुत तेज़ होते हैं, और ज़्यादा मात्रा में होने पर हमारे लीवर को या हमारी किडनीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पक्षघाती शेलफिश विषाक्तता, ये बहुत ज़्यादा सी फूड्स विषाक्तता के नाम से जानी जाती है। डायोरेटिक है, यानी कि डायरिया होता है, जिनसे बहुत ज़्यादा तेज़ डायरिया होने और डिहाइड्रेशन होने से डेथ भी हो सकती है। न्यूरोटॉक्सिक शेलफिश विषाक्तता, जिससे कि पागलपन या दिमागी खराबी हो सकती है। स्मृति लोप संबंधी शेलफिश विषाक्तता, और सिगुटेरा फिश विषाक्तता सहित शेलफिश विष। तो ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा देखा जाना चाहिए कि ये पूरी तरह से पकी हुई हो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। स्क्रोमोटॉक्सिन, टेट्रोडॉक्सिन, ये सब सी फूड्स वाली विषाक्तता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सभी तरह की विषयों और विषाक्तताओं के बारे में ये थोड़ा समझने वाला चैप्टर था, जो आपको ध्यान देकर समझना पड़ेगा, तो आप इसको समझ जाएंगे और आगे
जो विभिन्न प्रकार के खानों में विष हो जाते हैं, तो उससे अपने आप को और अपने घर वालों को बचा सकते हैं। तो धन्यवाद। ज्ञान कभी ना रुके।